हेलो एंड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों को कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करती हूँ। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण और क्रिया। यानी लास्ट वीडियो में आपने दो विकारी शब्दों को पढ़ लिया था। एक थी हमारे लिए संज्ञा, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कही जाती है। दूसरा है हमारा सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। संज्ञा और सर्वनाम को विकार उत्पन्न कराने के कारक को वचन कहा जाता है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिया और विशेषण। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है जिससे हर प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा पहले क्या करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके एमसीक्यू थोड़े से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वो क्रिया कहता है तो क्रिया क्या होता है, किसी भी प्रकार के कार्य को क्या कही जाती है, क्रिया कही जाती है। तो अगर एग्जाम्पल कहता है जैसे कि राम जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल कहता है राम जाता है। अगर एग्जाम्पल कहता है मोहन खाता है, तो कहने वाली बात है कि यहाँ पर जाना और खाना क्या हो जाती है हमारे लिए, क्रिया। अब ये क्रिया एक विकारी शब्द क्यों है, क्योंकि अगर लड़का है पुल्लिंग में तो हमारे लिए राम जाता है, लेकिन अगर वही स्त्रीलिंग है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं राधा जाती है। ठीक है, तो अगर वो पुल्लिंग है तो हमारे द्वारा कहा जाएगा एक विकार के तौर पर कि राम जाता है, और अगर वो स्त्रीलिंग है तो हम कहते हैं राधा जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर एक वचन है बच्चा खेलता है तो हम बहुवचन में क्या कहते हैं, बच्चे खेलते हैं। और यह क्रिया एक ऐसा विकार उत्पन्न करता है जहाँ काल के अनुसार क्रिया जो है वो बदल जाती है। ठीक है, तो क्रिया किसी भी कार्य का करना या होना जहाँ पाया जाए, तो शब्द के जिस रूप से किसी भी कार्य का करना या उसका होना पाया जाता है तो उसे क्रिया कही जाती है। खाना, हंसना, रोना, गाना, देखना, लिखना, कूदना, ये सब हमारे लिए क्रिया के शब्द की श्रेणी में आते हैं। एक ऐसा विकारी शब्द है जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और पुरुष के अनुसार बदल जाता है। अब यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा कि लिंग के अनुसार बदला, वचन के अनुसार बदला। अब पुरुष के अनुसार अगर कहता है मध्यम पुरुष है तो हम कहते हैं तुम जाते हो। इसी प्रकार अगर वो प्रथम पुरुष है तो क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसा विकारी शब्द है जो वचन, लिंग, काल और कारक के अनुसार बदल जाता है। तो शब्द के जिस रूप से किसी भी कार्य का करना या किसी भी कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कही जाती है। ठीक है, अब क्रिया का एक मूल स्वरूप होता है जिसे धातु या रूट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि क्रिया के अंतर्गत हम उस पक्ष को जानते हैं जहां उसमें दो प्रकार के पक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कर्ता। यह कौन होता है, कार्य को करने वाला। ठीक है, किसी भी कार्य को करने वाला को हम कहते हैं कर्ता। ठीक है, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य उस कर्ता की क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। ठीक, लेकिन अगर वह कार्य का आधार है ना, कार्य का आश्रय या कार्य का फल हो, ठीक है, तो कार्य का आश्रय या फल हो तो उसे उसका कर्म कहा जाता है। ठीक है, अगर कहता है मोहन आम खाता है, अब कहता है एग्जाम्पल मोहन आम खाता है, ऐसी सिचुएशन में मोहन हमारे लिए क्या बन जाता है, यह हमारे लिए कर्ता बन जाता है। ठीक है, खाना उसकी हमारे लिए क्रिया बन जाती है, और यह जो आम है वह उसका कर्म बन जाता है। ठीक है, तो किसी भी कार्य में तीन प्रकार के प्रभाव हैं। किसी भी कार्य को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य उसकी क्रिया है, और कार्य का आश्रय या फल उसका कर्म कहलाता है। और इस आधार पर किसी भी क्रिया के मूल स्वरूप को धातु शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जा, पढ़, चल, ये धातु शब्द की श्रेणी में आते हैं। तो किसी भी क्रिया में प्रायः सभी रूपों में यह धातु शब्द अपने मूल अवस्था में पाए जाते हैं। इसलिए जिस मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें ही धातु कहा जाता है। संस्कृत के धातु शब्द से पठ से हिंदी में बना है पढ़, खद से बना है खा, वद से बना है बोल और कथ से बना है कह। इसी प्रकार
नृत धातु से नाच बना, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर वो हमारे लिए क्रीड़ धातु कहता है तो क्रीड़ धातु से हमारे लिए खेल बना, ठीक है। जब वो धाव धातु कहता है तो इससे हमारे लिए दौड़ बना, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम जितने भी प्रयोग कह रहे हैं, जैसे कि आपका लिख धातु कह रहे हैं, तो यह अपने वास्तविक रूप में होता है। तो कहने का मतलब किसी भी क्रिया के मूल स्वरूप को धातु शब्द कहा जाता है। यह धातु शब्द अपने 3 रूप में होते हैं। ये धातु शब्द अपने 3 रूप में पाए जाते हैं। एक होता है साधारण रूप में और एक होता है हमारे लिए आपके प्रयुक्त रूप में। तो धातु शब्द के 3 रूप हैं, यानी कि साधारण रूप और उसके प्रयुक्त रूप। तो कहने का मतलब कि यदि वो आपके चल कह रहा है तो यह अपने किल रूप में है, मूल रूप में है, ठीक है। इसी प्रकार अगर वो एग्जाम्पल कहता है साधारण रूप में, तो धातु रूप अगर चल कहता है, साधारण रूप में हम चलना कहते हैं, ठीक है। लेकिन आवश्यकता के अनुसार जब उसको हम प्रयुक्त करते हैं तो कभी कभी वह अपने अनुसार बदल जाता है। तो यदि वह मूल धातु शब्द चल है, चल से हमारे लिए चलना, चलता, चलते, चलूंगा, ऐसे शब्द का निर्माण जो है वो किया जाता है। अगर वह मूल धातु शब्द कह है तो कहता, कहते, कहना, कहूँगा, ऐसे शब्द का प्रयोग जो है वो बनता है। तो कहने का मतलब किसी भी क्रिया के मूल स्वरूप को धातु शब्द कहा जाता है। इस धातु शब्द की पहचान क्या होती है कि सभी मूल धातु शब्द है जो संस्कृत से लाए गए हैं, और अगर इसको हिंदी में परिवर्तन आवश्यकता के अनुसार कर दिया जाता है तो किसी भी सामान्य तौर पर अगर वो लिखना कहता है, ठीक है, जाना कहता है, अगर वो उठना कहता है, ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कहता है कि धातु शब्द की पहचान कीजिए, तो किसी भी क्रिया में जुड़ने वाले प्रत्यय को अगर हटा दिया जाए, किसी भी क्रिया में जुड़ने वाले प्रत्यय को यदि हटा दिया जाए तो जो मूल स्वरूप प्राप्त होता है तो धातु की पहचान की जा सकती है। तो किसी भी क्रिया को एक सकारात्मक रूप देने के लिए हम वहाँ पर कर्म के अनुसार, क्रिया के अनुसार और काल के अनुसार उस पर प्रत्यय को जो है वो जोड़ते हैं। तो जा धातु के साथ में ना प्रत्यय जुड़ा तो बन गया जाना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना, खेलना, कूदना, इस तरह हमारे लिए क्रिया जो है वो बनती है। तो जब सामान्य धातु होती है तब हम उसमें ना प्रत्यय जोड़ देते हैं। अगर वो एक प्रकार की सामान्य धातु होती है तो हम उसमें क्या जोड़ देते हैं, ना प्रत्यय को जोड़ देते हैं, और उठना, बैठना, दौड़ना, खाना, खेलना जैसे शब्द का निर्माण होता है। लेकिन व्युत्पन्न धातु एक होती है हमारे लिए व्युत्पन्न धातु, ठीक है। जब ये व्युत्पन्न धातु होती है, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है, जब हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं, पिलाना, पिलवाना, खिलाना, खिलवाना, तब यह हमारे लिए व्युत्पन्न धातु बनती है। यानी कि हम उससे एक क्रिया का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी तरह होती है हमारे लिए नाम धातु, ठीक है। एक होती है हमारे लिए नाम धातु। इसमें हम क्या करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द को लेते हैं। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, साठ से सठियाना, ये आपके एग्जाम्पल के तौर पर इसमें नाम धातु के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होती है सम्मिश्रित धातु, एक होती है सम्मिश्रित धातु। अब ये सम्मिश्रित धातु क्या होती है, जहां आवश्यकता के अनुसार हम किसका निर्माण करते हैं, 2 क्रियाओं को जोड़ देते हैं। उठ बैठा, चल दिया, दौड़ पड़ा, गिर गया, ले लिया, दे दिया। और इस तरह देखा जाए तो हम करना, होना लगाकर बनने वाली, जैसे कि मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर करना, होना, ऐसे धातु, करता होगा, जाता होगा, खाता होगा, करना होगा, पढ़ना होगा, ऐसे शब्द का इस्तेमाल, आना, जाना, मरना, ये सहायक क्रिया के तौर पर जुड़ती हैं। और ध्यान से समझेंगे कि सामान्य धातु जो होती है उससे हमारी सामान्य क्रिया बनती है, व्युत्पन्न धातु से प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया बनती है, नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में क्रिया के रूप कर लेती हैं, और सम्मिश्रित धातु से यौगिक क्रिया का निर्माण जो है वो होता है। और इन सब के साथ में एक होती है हमारे लिए अनुकरण धातु।
अब अनुकरण धातु क्या होती है? अनुकरण धातु में साउंडिंग इफेक्ट को लिया जाता है, जैसे कि गड़ गड़, भट भट, धक धक, कुड़ कुड़, किड़ किड़, चिड़ चिड़, ये सभी हमारे लिए आपकी क्रियात्मक बनती है। और इस तरह देखा जाए तो अर्थ के आधार पर, अगर हम कर्म के आधार पर देखें तो दो प्रकार की क्रिया तो अलग है, परंतु रचना के आधार पर सामान्य क्रिया, यौगिक क्रिया, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु और अनुकरणात्मक क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, और इस तरह रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मूल धातु कितने होते हैं? तो रचना की दृष्टि से मूल धातु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रूढ़ और एक होता है यौगिक। स्वतंत्र अवस्था में प्रयोग होने वाली क्रिया जो दूसरी क्रिया पर निर्भर नहीं होती, अर्थ जिसका मूल आधार में रूढ़ अवस्था में होते हैं, उठ, बैठ, जा, खा, देख, रो, गा, हंस, लिख, कूद, नाच, ये सब मूल धातु की श्रेणी में आते हैं, जिसे हम रूढ़ धातु भी कह सकते हैं। परंतु कभी कभी आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि मैंने बताया कि हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्द में प्रत्यय जोड़ देते हैं, कभी हम उसमें आना और वाना प्रत्यय लगाकर पूर्व का प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं, कर और करके प्रत्यय जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं, वैसे ही दो क्रियाओं को जोड़कर सम्मिश्रित क्रिया बनाते हैं। तो वैसे ही हमारे लिए एक यौगिक धातु का निर्माण होता है। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके बनाई जाती हैं। देख से हमने दिखाना कहा, लिख से लिखवाना कहा, पढ़ से पढ़वाना कहा। तो दिखाना, लिखवाना, पढ़वाना पूर्व आपकी प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। उसी प्रकार देखा जाए तो जब हम देखते हैं तो ये सभी क्रियाओं में दो क्रियाओं को जोड़ दिया कि उठ बैठा, चल दिया, ले लिया, जा चुका, तो हमारे लिए यौगिक क्रिया बन जाती है। जा करके, चख करके, देख कर, सोच कर कहता है तो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। और गड़ गड़, भट भट, धक धक कहता है तो अनुकरणात्मक बनती है। और इस आधार पर देखा जाए तो जितनी भी क्रिया के मूल धातु शब्द होते हैं वो अक्षरों के आधार पर देखा जाए तो कभी एकाक्षरी क्रिया होती, जा, रो, गा, है ना, ये आपकी एकाक्षरी धातु है। कभी कभी दो अक्षरी होती, जैसे उठ, लिख, बैठ, देख, सुन, है ना, ये दो अक्षरी होती है। 3 और 4 अक्षर की धातुएं भी आवश्यकता के अनुसार पाई जाती है। और इस आधार पर देखा जाए तो जब दो धातु शब्द को मिला दिया जाता है तो यौगिक धातु से बनने वाली क्रिया के आधार पर उसके नाम हो जाते हैं। तो पढ़ना, खाना, पढ़ी, खाई, लिखा, लिखी, दौड़ना, ये सब हमारे लिए रूढ़ क्रिया से एक नया रूप ले लेती हैं। और यौगिक धातु से निर्मित क्रिया में हमारे लिए जॉइंट वर्ब या हमारे लिए यौगिक क्रिया बनती है, अनुकरणात्मक क्रिया बनती है, नाम धातु क्रिया बनती है, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। तो मूल धातु शब्द में प्रत्यय लगाने से अकर्मक और सकर्मक प्रेरणार्थक धातु वाली क्रिया का निर्माण किया जाता है। कई धातुओं को मिला दिया जाता है तो संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। जब हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द में एक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब यानी कि नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। और इस तरह क्रिया अपने 3 आधार पर पढ़ी जाती है। एक पढ़ी जाती है कर्म के आधार पर, जहां आप सकर्मक और अकर्मक पढ़ते हैं। एक पढ़ी जाती है प्रयोग और संरचना के आधार पर, जहां आप 5 प्रकार की क्रिया पढ़ते हैं। और एक पढ़ी जाती काल के आधार पर, जिसमें आप वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक क्रिया को पढ़ते हैं। चूंकि काल या लकार एक अलग ही टॉपिक होता है, जिसकी वजह से संज्ञा में, सर्वनामिक शब्द में, विशेषण में और क्रिया में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न होने को देखने को मिलता है। खासकर क्रिया में काल का विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसलिए काल को अलग से पढ़ा जाता है। यहाँ शुरू करेंगे हम कर्म के आधार पर क्रिया। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यदि हम कहते हैं तो कर्म क्या होता है? पहले ही मैंने बताया कि कर्म क्या होते हैं। कर्ता के द्वारा जो क्रिया का आश्रय है उसे कर्म कहा जाता है। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। इससे प्रश्न बेटा हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे हम व्यापार और फल का आधार भी कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है, जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है या उसके होने की संभावना होती है, वहाँ सकर्मक क्रिया पाया जाता है।
जिस वाक्य में कार्य के संचालन करने वाला कर्ता होता तो जरूर है, परंतु कार्य का प्रभाव या कार्य करने का असर कर्ता पर नहीं बल्कि किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो जिस वाक्य में हम देखते हैं कि राधा गीत गाती है, अब राधा है हमारे लिए कौन, कर्ता। ठीक है, गाना है उसकी हमारे लिए क्रिया। ठीक है, लेकिन क्या गा रही है पूछने पर प्राप्त होता है हमारे लिए गीत, तो कर्ता और क्रिया के बीच में हमारा आता है कर्म। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सकर्मक क्रिया क्या होगी कि जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कही जाती है। वाक्य में कार्य को करने वाला कर्ता तो हो, परंतु यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो कर्ता पर उसका प्रभाव नहीं बल्कि कर्म पर अगर उसका प्रभाव पड़ता है तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे एक पूर्ण सकर्मक क्रिया भी कही जा सकती है। सकर्मक क्रिया को इससे पूर्ण एक कर्मक क्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब बहुत बारीक बारीक चीजों को पूछा जाता है। सकर्मक क्रिया को पूर्ण एक कर्मक क्रिया भी कही जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब को मोस्टली हम सकर्मक क्रिया तो कहते हैं, परंतु कुछ किताबों के अनुसार इसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया भी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि एक कर्म के साथ जुड़कर यह पूरा अर्थ प्रदान करता है। जैसे कि राधा गीत गा रही है, मोहन विद्यालय जा रहा है, वीणा पत्र लिखती है, किशन रोटी खाता है। अब देखिए यहाँ पर एक कर्म की वजह से वाक्य में पूर्णता देखने को मिलती है, इसलिए सकर्मक क्रिया को पूर्ण एक कर्मक क्रिया के भी नाम से पुकारा जाता है। इसकी पहचान होती कि सकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आता है। तो राम है कर्ता, खाना है क्रिया और रोटी है उसका कर्म। यदि सकर्मक क्रिया को पहचानना है तो पहचानने के लिए यदि हम वाक्य में किसे, क्या, किसने, किसको, कैसा ऐसे प्रश्न सूचक शब्द को लगाकर यदि सवाल करते हैं और यदि कर्म से संबंधित जवाब मिलता है तो वहां पर हमारे लिए सकर्मक क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल वीणा पत्र लिखती है। अब हमको पता है कि कौन लिखती है, वीणा लिखती है। अगर हम पूछते हैं कि वीणा क्या लिखती है तो जवाब मिलता है कि वो पत्र लिखती है। हम कहते हैं किशन रोटी खाता है और हम कहते हैं किशन क्या खाता है, तब जवाब मिलता है कि वो क्या खाता है, रोटी खाता है। तो कहने का मतलब अगर इस्तेमाल होता है तो जहाँ पर कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आता है, कौन, क्या, किसे, किसने, किसको, किसका, ऐसे प्रश्न सूचक शब्द से जब कर्म से संबंधित जवाब मिलते हैं तो सकर्मक क्रिया होती है। एक कर्म से वाक्य की पूर्णता होने की वजह से इसे पूर्ण एक कर्मक सकर्मक भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं वेतन पाता हूँ अगर देखा जाए तो कहता है कि मैं वेतन पाता हूँ। इसी प्रकार कहता है बच्चा फुटबॉल खेलता है, माता भोजन पकाती है, पिताजी कार्यालय जाते हैं, शिक्षिका हिंदी पढ़ाती है। तो सभी वाक्य में कर्म का होना पाया जा रहा है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हर सकर्मक क्रिया पूरी नहीं होती है, इसलिए जिस सकर्मक क्रिया का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा होता है, ऐसी स्थिति में कर्म के स्थान पर हम संज्ञा या विशेषण को उसको पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं और उससे जो अपूर्ण सकर्मक क्रिया है वह पूरी हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, तुम अगर कह रहा है तो क्या कहता है कि जिस सकर्मक क्रिया में वाक्य की पूर्णता नहीं हो रही है, जिस सकर्मक क्रिया में वाक्य की पूर्णता नहीं हो रही है। अब कहता है बच्चा खेलता है। अब खेलना क्रिया है पर वहाँ पर हमारे लिए किसी भी प्रकार के वाक्य की पूर्णता प्रस्तुत नहीं हो रही है। तो अगर ऐसी स्थिति में कर्म के स्थान पर हम कोई संज्ञा या विशेषण के शब्द को ले आते हैं जिसकी वजह से उस वाक्य की पूर्णता हो जाती है, तो ऐसी सकर्मक क्रिया जिसे पूर्णता प्रदर्शित करने के लिए संज्ञा और विशेषण को कर्म के स्थान पर जोड़ने की आवश्यकता होती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कही जाती है। लेकिन जहाँ पर कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है तो पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ऐसी सिचुएशन में अगर कहता है शिक्षिका ने विद्यार्थी को दिया,
अब मान लीजिए कहता है शिक्षिका ने विद्यार्थी को दिया, ठीक है। एग्जाम्पल कहता है शिक्षिका ने विद्यार्थी को दिया। अब दिया कुछ तो दिया होगा, तो सकर्मक क्रिया के उदाहरण नजर आ रहे हैं, परंतु इस वाक्य में पूर्णता नजर नहीं आ रही है। ऐसी सिचुएशन में क्रिया के पहले कर्म को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी संज्ञा या विशेषण के शब्द को ले आएंगे। अगर एग्जाम्पल बदलता है कि विद्यार्थी को दंड दिया गया, तो शिक्षिका ने विद्यार्थी को अब कहता है कि दंड दिया, शिक्षिका ने विद्यार्थी को दंड दिया। तो ये जो दंड शब्द है यह एक संज्ञा शब्द है जिसको कर्म की पूर्ति करने के लिए लाया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जहाँ पर कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म दिखाई देता है तो पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, और एक कर्म से उसकी पूर्ति होने की वजह से पूर्ण एक कर्मक सकर्मक कहलाता है। लेकिन जहाँ पर हमारे लिए कर्म जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है ना, कि शिक्षिका ने विद्यार्थी को दिया, अब कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये अपूर्ण सकर्मक हो गई। ऐसी सकर्मक क्रिया को पूरा करने के लिए जब किसी शब्द को जो संज्ञा या विशेषण का होता है क्रिया से पहले रख दिया जाता है, जिससे उस कर्म की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, तो वह सकर्मक क्रिया अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो देखने वाली बात है, अगर कहता है वे तुम्हारे थे, एग्जाम्पल कहता है वे तुम्हारे थे। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या थे, इसलिए इस क्रिया से पहले अगर पत्र जैसे शब्द को रख दिया गया और वाक्य बन गया वे तुम्हारे पत्र थे, तो हमारे लिए यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों नजर आने लगती है। उसी प्रकार वह है कहता है, वह है कहता है, अब यहाँ कर्ता और क्रिया है। अब यहाँ पर अगर हम एक शब्द विशेषण का लगा दें और कह दें वह योग्य है, तब हमारे लिए सकर्मक क्रिया पूरी हो जाती है। तो अपूर्ण सकर्मक क्रिया को पूर्णता का बोध कराने के लिए संज्ञा और विशेषण के शब्द को कर्म के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से वो संज्ञा और विशेषण का शब्द कर्म की पूर्ति वाले शब्द कहलाने लगते हैं। पूर्णता का बोध कराने हेतु संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो हैं वो कर्ता के पूरक हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल कहता है प्राचार्य ने मोहन को बनाया, प्राचार्य ने मोहन को बनाया कहता है, तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या बनाया। अब अगर यही उदाहरण कहते कि प्राचार्य ने मोहन को कक्षा प्रतिनिधि बनाया कहते हैं, तब हमारे लिए पूर्णता जो है वाक्य की देखने को मिलती है। तो कर्म के आधार पर हमारी सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, ध्यान से समझिएगा। कर्म के आधार पर जो सकर्मक और अकर्मक है, तो कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक भेद होता है हमारे लिए एक भेद होता है एक कर्मक, एक कर्मक सकर्मक, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक सकर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक सकर्मक, ठीक है। तो एक कर्मक सकर्मक क्या होता है, एक कर्ता और एक क्रिया वाला, यानी कि एक ही कर्म जिसमें होता है, जैसे कि राधा गजल गाती है, ठीक है। तो जिस वाक्य में एक ही कर्म होता है उसे हम एक कर्मक सकर्मक कहते हैं। लेकिन जहाँ कभी कभी वाक्य में दो कर्ता है तो वहाँ पर दो कर्ता है तो दो कर्म होगा, इसलिए द्विकर्मक सकर्मक के नाम से पुकारा जाता है। तो कभी कभी वाक्य में क्रिया के साथ हमें दो कर्म की आवश्यकता महसूस हो जाती है, तो जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो प्रकार के कर्म प्रयोग होते हैं, वहाँ द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। अगर कहता है अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक के द्वारा छात्रों को हिंदी का पढ़ाया जाना और छात्रों के द्वारा हिंदी का पढ़ा जाना, तो जहाँ दो कर्ता होंगे तो कर्म भी दो होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा सबसे सिंपल कि जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कही जाती है। वाक्य में कर्ता तो हो परंतु कार्य का प्रभाव या असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। उसकी पहचान क्या होती है, कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आता है।
कर्म के आधार पर एक कर्म की पूर्णता होने की वजह से पूर्ण एक कर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया ही कही जाएगी। इसी में एक कर्म के आधार पर अगर सकर्मक क्रिया है तो उसे एक कर्मक सकर्मक कहेंगे, लेकिन दो कर्ता वाले वाक्य में दो कर्म की संभावना होने की वजह से द्विकर्मक सकर्मक क्रिया बनती है। कभी कभी सकर्मक क्रिया वाला वाक्य पूरा नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन में कर्म के स्थान पर जब हम संज्ञा और विशेषण को उसकी पूर्ति करने के लिए ले आते हैं तो ऐसी सकर्मक क्रियाएं जो पूर्ण नहीं है उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कही जाती है। ठीक है, अब आती है हमारे लिए अकर्मक क्रिया। अब आप कहेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होता है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया यानी कि जब देखा जाए अकर्मक क्रिया तो जहाँ एग्जाम्पल के तौर पर है तो जहाँ पर किसी वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता, जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता और ना ही उसके होने की संभावना होती है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया का व्यापार यानी कि कार्य को करने वाला कर्ता तो है और अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो कर्ता से संबंधित जवाब मिले और उसे कार्य की क्रिया का असर यदि कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि श्याम सोता है, इसमें सोना जो है वो अकर्मक क्रिया है और अगर हमको प्रश्न पूछा जाए कि कौन सोता है तो जवाब मिलता है कि श्याम सोता है। अगर कहता है एग्जाम्पल के द्वारा कि राधा गाती है, प्रश्न पूछा जाए कि राधा गाती है तो कौन गाती है तो राधा गाती है, जवाब मिलता है। अकर्मक क्रिया में कर्म की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए कर्ता और उसकी केवल क्रिया होती है। अब कहता है जैसे कि मोहन, मोहन हमारे लिए कर्ता है और हंसना उसकी हमारे लिए क्रिया है। ठीक है, तो जहाँ केवल कर्ता और क्रिया वाला वाक्य है वहाँ पर हमारे लिए अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में कर्म पाया नहीं जाता है। क्लियर हो गया? तो जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कही जाती है। वाक्य में कार्य का प्रभाव कर्म पर नहीं यदि कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया होती है। किसी भी कार्य के प्रकार के प्रयोग कर्ता द्वारा किए जा रहे हों, प्रश्न पूछने पर कर्ता से संबंधित जवाब मिले तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। राधा गाती है, बच्चा खेलता है, राकेश लिखता है, राधा सोती है। इसी तरह वाक्य में अगर हम कहें तो हमें प्रश्न पूछा जाए कौन गाता है तब पता चलता है कि राधा गाती है, कौन खेलता है तो पता चलता है बच्चा खेलता है। ऐसी सिचुएशन में किसी भी प्रकार के अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो कर्म के संबंध में कोई जवाब नहीं मिलता। अब कहता है राधा गाती है और अगर हम प्रश्न पूछते हैं राधा क्या गाती है तो जवाब नहीं मिलता। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कौन गाता है तो राधा जैसी कर्ता की प्राप्ति होती है। वे पढ़ रहे हैं, मैं खेलने जाऊंगा, तो वो क्या खेलेगा अगर पूछेंगे तो नहीं पता, वह क्या पढ़ रहा है बोलने से पता नहीं चलता। तो ऐसी क्रिया जहां पर कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर कार्य खुद करने वाले कर्ता पर आधारित हो तो अकर्मक क्रिया होती है। तो अगर कार्य खुद पर हो तो वहाँ अकर्मक क्रिया पाई जाती है। ठीक है, और इसी आधार पर देखा जाए तो अकर्मक क्रिया की एक खासियत हो जाती है। तो ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि अकर्मक क्रिया के भी सकर्मक की तरह भेद माने जाते हैं। अकर्मक क्रिया के भी भेद माने जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अकर्मक क्रिया के भेद में एक होता है सित्यर्थक या अवस्था बोधक। ठीक है ना, एक होता है अवस्था बोधक। ठीक है, और इसे एक और नाम से पुकारा जाता है स्त्यर्थक। ठीक है ना, स्त्यर्थक यहाँ हमारे लिए होता है आपका अवस्था बोधक। तो स्त्यर्थक या का मतलब होता है कि स्थिति के अनुसार, अवस्था के अनुसार, यानी कि यह एक अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। यह स्थिर अवस्था में बिना पूरक या कर्म के भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्थिति के अनुसार और अवस्था के अनुसार यह एक पूर्ण होता है, तो इसे हम पूर्ण अकर्मक कहेंगे।
ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण अकर्मक कहेंगे। तो इसके भेद में सबसे पहली बात स्थित्यर्थक या अवस्था बोधक होता है, जिसे हम पूर्ण अकर्मक क्रिया कहेंगे। ये क्या होते हैं, यह स्थिर अवस्था में बिना पूरक या कर्म के इसका प्रयोग किया जाता है, पूरा अर्थ देता है। जैसे कि ईश्वर है, इसी प्रकार के साथ श्याम सो रहा है, यह स्थिति अवस्था अनुमति दशा का बोध कराती है। दूसरा होता है गत्यर्थक, दूसरा होता है गत्यर्थक, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारे लिए गत्यर्थक। ये हमारे लिए गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक होता है, ये हमारे लिए गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक होता है। और ये क्या होता है कि बिना कर्म या पूरक के पूरा अर्थ देती है। कार्य जो है वो गतिमान अवस्था में होता है, जैसे कि सोहन दिल्ली जा रहा था, चिड़िया उड़ रही थी। तो जो कंटिन्यूशन में होता है, गति को जो बताता है, प्रवाहमान अवस्था को बताता है, तब हमारे लिए आपकी गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक की श्रेणी पाई जाती है। और इस आधार पर जिस तरह सकर्मक क्रिया दो थी, एक कर्मक सकर्मक और द्विकर्मक सकर्मक, वैसे ही हमारे लिए आपकी अकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक है हमारे लिए स्थित्यर्थक या अवस्था पूर्ण बोधक अकर्मक क्रिया, दूसरी है गत्यर्थक। गत्यर्थक में वो गतिमान स्थिति में होता है कि मोहन दिल्ली जा रहा है, आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पूर्णता होती है। गत्यर्थक गति प्रवाह होता है। जब वो स्थिति अवस्था दशा आपका बोध कराती है, तो हमारे लिए स्थित्यर्थक की श्रेणी में आता है, ठीक है। और जिस तरह पूर्ण थी हमारे लिए सकर्मक क्रिया, कुछ ऐसी थी जो अपूर्ण थी, वैसे ही कुछ अकर्मक क्रियाएं अपूर्ण भी होती हैं। तो कुछ अकर्मक क्रियाएं केवल कर्ता के रहने पर पूरा अर्थ नहीं दे पाती, तो जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ को बताने के लिए कर्ता के अलावा हमें संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे उसकी पूर्णता हो। अब देखा जाए तो मैंने क्या बताया कि इसकी पहचान है कि यहाँ सिर्फ कर्ता और क्रिया होते हैं, तब हमारे लिए अकर्मक क्रिया होती है। आपका दिमाग कहता होगा कि वह तो हमारे लिए कर्ता है और बना हमारे लिए क्रिया है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में यह वाक्य अपूर्ण अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आएगा। मैं बना, तुम तो निकले, वह है, वे खाली स्थान कहलाते हैं। ऐसा कहने से अकर्मक क्रिया की भी पूर्णता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अगर वह कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जब हम कहते हैं कि वह मंत्री बना, हम कहते हैं वह मंत्री बना, तुम तो आलसी निकले कहता है, ठीक है। इसी प्रकार वह अच्छा है कहता है, ठीक है, वे धर्मात्मा कहलाते थे कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कभी कभी अपूर्ण अकर्मक क्रिया भी देखने को मिलती है कि कर्ता और क्रिया वाला वाक्य होकर भी अकर्मक क्रिया की पूर्णता प्रदर्शित नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में जब हम संज्ञा और विशेषण के शब्द को कर्ता के बाद रख देते हैं, जिससे क्रिया की पूर्णता नजर आने लगती है, तो वह क्रिया अपूर्ण अकर्मक क्रिया बन जाती है। और ये कर्म की तरह प्रयोग नहीं होते, बल्कि एक पूरक शब्द की तरह वाक्य को पूर्ति करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया का अर्थ को पूरा करने के लिए जिस संज्ञा और विशेषण को जोड़ा जाता है, उसे पूर्ति कहा जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर देखा जाए तो अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया और सकर्मक से अकर्मक क्रिया का निर्माण होता है। तो ध्यान से समझेंगे, मैं बहुत बेसिक चीज़ आपको बतला रही हूँ, क्योंकि अब प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि गिरना शब्द का सकर्मक क्रिया में रूप कैसा होगा, या कहेगा निम्न में से सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए, निम्न में से अकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए, या कह सकता है कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की है। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे कि जब कभी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की बात हो, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया और कर्म नहीं पाया जाता तो अकर्मक क्रिया कही जाती है, ठीक है। यदि किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए और कर्ता से संबंधित जवाब मिले तो अकर्मक क्रिया, और कर्म से संबंधित जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया होती है। कौन, क्या, किसे, किसने, किसको, ऐसा प्रश्न संबंधित जवाब जब हमको मिलते हैं कर्म से संबंधित तो सकर्मक क्रिया, और कर्ता से संबंधित मिलते हैं तो अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक की पहचान है कि कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आता है,
कभी कभी सकर्मक क्रिया पूरी नहीं होती तो कर्म की जगह पर संज्ञा और विशेषण को पूर्ति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है अकर्मक क्रिया में, जहाँ कर्ता और क्रिया तो है पर वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर संज्ञा और विशेषण को उसके पूरक के तौर पर लाया जाता है। जहाँ एक कर्म से वाक्य पूरा हो जाता है तो एक कर्मक सकर्मक हो जाएगा। दो कर्ता वाले वाक्य में दो कर्म की संभावना होती है, इसलिए द्विकर्मक सकर्मक की श्रेणी में आता है। इसी तरह स्थिति, अवस्था, हालात और उसके आपके गत बताने वाले को स्थित्यार्थक या फिर हम उसे अवस्था बोधक अकर्मक कहेंगे। जहाँ कार्य प्रवाहमान दिशा में है तो गत्यर्थक अकर्मक की श्रेणी में आता है। सकर्मक क्रिया की एक विशेष खासियत होती है कि जब सकर्मक क्रिया में कर्म, ध्यान से समझेंगे बेटा मैं जो बता रही हूँ कि सकर्मक क्रिया में, ठीक है ना, जब सकर्मक क्रिया की बात होगी तो सकर्मक क्रिया में अगर यह कर्म दो प्रकार का होता है ना, एक कर्म होता है सजीव रूप में और एक होता है हमारे लिए निर्जीव रूप में। अब सजीव रूप में मनुष्य है, गाय, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, ये जितने भी सजीव पक्ष हैं, है ना। और उसी प्रकार निर्जीव पक्ष होते हैं, पत्र है, गीत है, गजल है, उपन्यास है, कहानी है। तो यहाँ पर कर्म के तौर पर कभी सजीव और कभी निर्जीव का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा कि जब हमारे पास ऐसी क्रिया कर्म आते हैं जहाँ पर हमारे लिए आपके सजीव पक्ष हैं, तो सजीव पक्ष हैं तो कर्म के साथ में को जैसी कारक विभक्ति को जोड़ा जाता है, और निर्जीव पक्ष है तो को वाली कारक विभक्ति को जोड़ा नहीं जाता। जैसे मैं बच्चे को तमाशा दिखाता हूँ, मैं बच्चे को तमाशा दिखाता हूँ, मैं गाय को दुहता हूँ, है ना, मैं माता को भोजन पकाने को कहता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में जो सजीव पक्ष हैं तो कर्म सूचक को उनके साथ जोड़ा जाएगा एज अ कारक विभक्ति। लेकिन अगर वो निर्जीव है, जैसे कि मैं पत्र लिखता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, तो निर्जीव का आपके जो पक्ष होंगे जो आपके कर्म के तौर पर, वहाँ कारक विभक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जब किसी कर्म में सजीव पक्ष हो दूसरा निर्जीव हो तो निर्जीव को हम मुख्य और सजीव को हम गौण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब अगर हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो द्विकर्मक क्रिया में कभी पदार्थवाची कभी मुख्य कर्म होता है, तो प्राणी को बोध कराने वाले को गौण कर्म कहा जाएगा। इसलिए जब हम गौण कर्म यानी कि सजीव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सजीव पक्ष के साथ में कारक विभक्ति को लगाई जाएगी, और अगर वो निर्जीव पक्ष है जो प्रथम अवस्था में है, जो पदार्थ या वस्तु हो सकती है, उसमें कारक विभक्ति को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे लिए आपके प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया। तो प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर आपको कि सकर्मक से अकर्मक और अकर्मक से सकर्मक कैसे बनाया जाएगा। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया बनाने की आवश्यकता महसूस हो जाती है। तो कुछ अकर्मक क्रिया है, जैसे कि गिरना, उठना अगर कहता है, जैसे कि गिरना कहता है, उठना कहता है, ठीक है, ये हमारे लिए अकर्मक क्रिया है। ठीक है, गिरना, उठना, हंसना, रोना, गाना, खाना, खेलना, चलना, है ना, पढ़ना, लिखना, ये सब हमारे लिए आपकी अकर्मक क्रिया वाले शब्द हैं। अब इसी अकर्मक क्रिया से अगर हम सकर्मक बनाना है, इस अकर्मक क्रिया को यदि हमें बनाना है आपका सकर्मक क्रिया, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं, मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं। तो गिरना से बन जाता है हमारे लिए गिराना, और उठना से बन जाता है हमारे लिए उठाना। तो कहने का मतलब कि कभी कभी हम क्या करते हैं, तो हमारे लिए अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाते समय हम मात्रा को दीर्घ रूप कर देते हैं। इसलिए अगर देखा रहे तो गड़ना है तो गड़ाना, गिरना है तो गिराना, तड़पना है तो तड़पाना, उठना है तो उठाना, मिलना है तो मिलाना का इस्तेमाल होता है। कभी कभी ई और ए को हम ऊ और ओ में बदल देते हैं। अब अगर वो ऊ साउंडिंग इफेक्ट है, ऊ साउंडिंग इफेक्ट है तो हम ओ में बदल देते हैं, इसलिए तुलना न कहकर हमारे लिए बन जाता है तोलना। ठीक है ना, तो ऊ साउंडिंग इफेक्ट को हम किस में बदल देते हैं, ओ में। तो तुलना से बन जाता है तोलना, जुड़ना से बन जाता है जोड़ना, घिरना से बन जाता है घेरना। ठीक है,
तो कभी कभी हम ए में बदल देते हैं। तो अगर वो घिरना कहता है तो उ साउंडिंग इफेक्ट है ना, तो हम उसको किस में बदल देते हैं, ए में बदल देते हैं। तो उ साउंडिंग इफेक्ट वाले को हम ओ में बदल देते हैं, तो तुलना से तोलना, ई को हम ए में बदल देते हैं, तो घिरना से घेरना बन जाता है, मिलना से हमारे लिए मिलाना हो जाता है, लदना से लादना, कटना से कटाना। इसी तरह कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम ट को किस में बदल देते हैं, अड़ा में, ट को बदल देते हैं अड़ा में। इसलिए अगर वो फूटना कहता है तो हमारे लिए वह बन जाता है फोड़ना, और इसी रूप में अगर वो टूटना कहता है तो हमारे लिए बन जाता है हमारा एग्जाम्पल तोड़ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सकर्मक से अकर्मक बनाते समय हम लघु मात्रा को दीर्घ में बदल देते हैं, उस साउंडिंग इफेक्ट को हम ओ में बदल देते हैं, इस साउंडिंग इफेक्ट को हम ए में बदल देते हैं, और अकर्मक से सकर्मक क्रिया बन जाती है। कभी कभी बढ़ना से बढ़त, गिरना से गिरावट, हंसना से हंसी, चलना से चाल जैसे शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम कहते हैं 3 अक्षर, जैसे पकड़ कहता है तो पकड़ाना, उसी प्रकार अगर देखा जाता है मिलना कहता है तो मिलाना कहकर हमारे लिए क्रिया का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, इस आधार पर जितने भी हमारे लिए है तो कर्म तो नहीं परंतु अन्य पूरक की आवश्यकता जो है देखने को मिलती है। ठीक, अब आते हैं प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले है हमारे लिए सिंपल वर्ब, जिसे कही जाती है सामान्य क्रिया। तो जहां वाक्य में एक ही क्रिया होती है वहां सामान्य क्रिया होती है। तो एक क्रिया वाले वाक्य को सामान्य क्रिया या सिंपल वर्ब कहा जाता है, जहां यह सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य वाली क्रिया हो सकती है। राधिका पढ़ती है अगर कहता है तो यहाँ अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, मतलब सामान्य तौर पर एक कार्य का होना पाया जाए तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। दूसरा, राधिका किताब पढ़ती है, अब यहाँ पर किताब सकर्मक क्रिया के तौर पर प्रयोग हुआ है। तो दोनों सिचुएशन में चाहे वह हमारे लिए सकर्मक वाला वाक्य हो या अकर्मक वाला वाक्य हो, जहाँ सामान्य तौर पर कार्य का होना पाया जाएगा उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। दूसरा होता है ज्वाइंट वर्ब, इसको हम सिंपल वर्ब कहते हैं, इसको ज्वाइंट वर्ब कहा जाता है, या हम इसे कंबाइंड वर्ब कह सकते हैं। जहां किसी वाक्य में 2 क्रियाओं को जोड़कर एक क्रिया का रूप दिया जाए, ठीक है ना, तो 2 क्रिया के योग से बनने वाली क्रिया को यौगिक क्रिया या संयुक्त क्रिया कही जाती है। यानी कि किसी भी क्रिया के साथ में क्रिया को जोड़ने पर या संज्ञा आदि शब्द के साथ में क्रिया को जोड़ने पर जो 2 प्रकार की क्रियाओं को जोड़कर बनाई जाती है उसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। कभी कभी 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2 क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त या यौगिक क्रिया कही जाती है। इसे हम ज्वाइंट वर्ब या फिर हम इसे कंबाइंड वर्ब कहते हैं, जैसे कि उठ बैठना, आ जाना, पढ़ लेना, वंचित होना, जा रहा है, बुला लिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 क्रिया भी है, जैसे कि पढ़ लेना, कभी कभी 3 भी है, जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो हम देखेंगे तो जितने भी प्रयोग हो रहे हैं तो कभी इसमें एक क्रियापद है, कभी 2 क्रियापद है। जैसे कि अगर क्या देखा जाए तो यहाँ पर हमारे लिए जाना, लेना आदि जो कह रहा है, जा रहा है कह रहा है, बुला लिया है कह रहा है, तो 3 क्रियापद के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि संयुक्त क्रिया क्या होगी, जहाँ 2 क्रियाओं के योग से क्रिया का निर्माण होता है उसे संयुक्त या यौगिक क्रिया कही जाती है। जहाँ आवाज या ध्वनि पर बल लगाना पड़ता है, जहाँ किसी आवाज या ध्वनि पर बल लगाना पड़ता है, जैसे रेना खेलती कूदती चली जा रही है, इसी प्रकार मैं सहसा उठ बैठा, इसी प्रकार मैंने भोजन खा लिया अगर कहता है तो हम विशेष प्रकार का एक आवाज पर बल लगाते हैं। ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा कि जब हमारे द्वारा इसके प्रयोग किए जाते हैं तो जैसे उठ बैठना कहता है तो कभी ये 2 क्रिया वाली होती है, कभी 3 क्रिया वाली होती है। ऐसी सिचुएशन में पहले प्रयोग होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रधान क्रिया, या हम इसे क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। और जो बाद में आती है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया के नाम से पुकारते हैं। तो किसी भी संयुक्त क्रिया में पहले प्रयोग होने वाली क्रिया को मुख्य या प्रधान क्रिया कहेंगे और बाद में आने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया के नाम से पुकारते हैं।
ठीक है। कुछ सहायक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो विशेष अर्थ प्रस्तुत करती हैं। ऐसी सहायक क्रियाएं जो विशेष अर्थ को प्रस्तुत करती हैं, वाक्य में रंजक करने वाली हो जाती हैं, तो ऐसी क्रिया को हम रंजक क्रिया कहते हैं। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। विशेष प्रकार की सहायक क्रियाएं जो वाक्य को रंजित कर देती हैं, ऐसी सहायक क्रियाओं को क्या कही जाती है? रंजक क्रिया कही जाती है। यह केवल वाक्य में सहायक के तौर पर प्रयोग नहीं होते हैं, बल्कि वाक्य में विशेष अर्थ को देने वाली होती हैं। अगर एग्जाम्पल कहता है नरेंद्र आ गया, तो आ जो है हमारे लिए मेन वर्ब है, जैसे हम मुख्य या प्रधान क्रिया कहेंगे, और गया जो है हमारे लिए हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब है, जो सहायक क्रिया है। सहायता करने के लिए वाक्य में जुड़ तो रहा है, परंतु स्पेशल इफेक्ट दे रहा है कि मोहन आ गया, मतलब वो आने वाला था और मोहन आ गया। इसी प्रकार भवन बन चुका, तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, मे बी अब वो कंप्लीट हो गया। हाय मैं तो मर गया कहता है, तो ये न्यौछावर होने वाली बात है, उसके डेथ नहीं हुई है, पर वो न्यौछावर होने वाली बात को कहता है। ठीक है, तो इसी तरह देखा जाए तो जब हमारे बारे में बात की जा रही होती है, तो ध्यान से समझेंगे कि जहां पर दो क्रियाओं के योग से क्रिया का निर्माण हो, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। पहले प्रयोग होने वाली क्रिया को मुख्य या प्रधान क्रिया, और बाद में प्रयोग होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कही जाती है। ये सहायक क्रियाएं वाक्य की पूर्णता, अपूर्णता, शक्यता, निरंतरता, संभावना, हर प्रकार के अर्थ को प्रस्तुत करने के लिए सहायक के तौर पर जोड़ी जाती हैं। किसी वाक्य में जुड़ने वाली वो विशेष सहायक क्रिया जो वाक्य में रंजित प्रयोग करने लगे या विशेष प्रभावी बनाने लगे, तो ऐसी सहायक क्रियाओं को रंजक क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? तो कहने वाली बात है कि सकर्मक और दोनों प्रकार के वाक्य से भी हमारे लिए संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। जैसे अगर कहता है चलने लगी हैं हवाएं कहता है, तो चलने लगी हैं हवाएं कहता है, तो चलना और लगना दो क्रिया है जिसके प्रयोग से संयुक्त क्रिया का निर्माण किया गया है। तो लेट जाना, गिर पड़ना, ये अकर्मक क्रिया से संयुक्त क्रिया बनी। उसी प्रकार बेच लेना, काम करना, पत्र लिखना कह रहा है, तो सकर्मक क्रिया से भी संयुक्त क्रिया बनी। तो कहने का मतलब कि सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य में हमारे लिए संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कहता है कि जब हम देखते हैं तो मुख्य और सहायक क्रिया क्या होती है, तो मैंने बताया कि मुख्य क्रिया क्या होती है, यह वाक्य में सबसे पहले आती है। सहायक क्रिया से पहले प्रयोग होने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं। तो मुख्य क्रिया क्या होती है? किसी भी वाक्य में पहले प्रयोग होने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं। उस कार्य की पूर्णता, अपूर्णता, शक्यता, विशेष प्रभाव को बताने के लिए सहायता प्रदान करने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, उसे हम मेन वर्ब के नाम से पुकारते हैं। यह जो सहायक क्रिया होती है, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया के साथ में प्रयोग होकर ही स्पष्ट करती है अपने अर्थ को। ठीक है, यदि यह सहायक क्रिया को न जोड़ा जाए तो प्रधान क्रिया का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों में आपने देखा होगा कि यह सहायक क्रियाएं कभी एक होती हैं, कभी दो होती हैं। अब अगर कहता है बन चुका, अब इसमें दो है, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। अब इसी प्रकार कहता है पढ़ रहा था, अगर कहता है राधा पढ़ रही थी कहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पढ़ना मुख्य क्रिया है और रही थी उसकी सहायक क्रिया की श्रेणी में आती है। तो जो क्रिया पहले प्रयोग हो रही है उसे मुख्य क्रिया, और जो बाद में आ रही है उसे सहायक क्रिया कहेंगे। कभी यह केवल एक होती है, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया, कभी कभी दो प्रकार की सहायक क्रिया भी आवश्यकता के अनुसार जोड़ी जाती हैं। ठीक है ना। अब संयुक्त क्रिया जो होती है इसको कितने प्रकार से बनाया जाता है, तो जब मैंने संयुक्त क्रिया का डेफिनेशन बताया तो मैंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार कभी कभी दो क्रियापद को, कभी संज्ञा और क्रियापद को जोड़कर संयुक्त क्रिया का निर्माण किया जाता है। तो संयुक्त क्रिया का निर्माण करने के लिए हमारे द्वारा किसके प्रयोग होते हैं, तो रचना की दृष्टि से संयुक्त क्रिया जो है अलग अलग प्रकार से प्रयोग होती है। जैसे संज्ञा और क्रिया, अगर कहता संज्ञा और क्रिया को मिलाकर भी हम क्या करते हैं, एक विशेष तौर पर हम क्या बनाते हैं, क्रिया के संयुक्त क्रिया का निर्माण करते हैं। अब अगर कहता है जैसे कि ध्यान लगाना, ठीक है, अगर कहता है
प्रेम करना। ठीक है, अब देखिए ध्यान और प्रेम शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है और क्रिया के तौर पर हमने यहाँ पर सहायक क्रिया के तौर पर लगाना को कर दिया है। तो प्रेम करना, ध्यान लगाना, याद रखना कहता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो स्मरण करना, विजयी होना कहता है। तो संज्ञा और क्रिया से हमारे लिए संयुक्त क्रिया बनती है। विशेषण और क्रिया अगर कहता है जैसे कि मीठा लगना, इसी प्रकार कहते हैं कड़वा होना। तो देखिए पहला शब्द जो मुख्य क्रिया के तौर पर जुड़ रहा है वो विशेषण का है और दूसरा है हमारे लिए क्रिया का शब्द। कभी कभी क्रिया और क्रिया अगर कहता है जैसे कि उठ बैठा, इसी प्रकार कहता है चल दिया, जा चुका, खा डाला कहता है। तो दो क्रिया से भी यौगिक क्रिया का निर्माण होता है। यानी मैंने क्या बताया कि मुख्य क्रिया के तौर पर किसी भी रूप में मुख्य क्रिया के तौर पर हम पहले संज्ञा को, विशेषण को या क्रिया को लगा सकते हैं और सहायक क्रिया के तौर पर हम वहाँ पर क्रिया को जो है वो जोड़ते हैं और इस तरह मुख्य और सहायक क्रिया को जोड़ने से यौगिक क्रिया का निर्माण होता है। तो अब प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्पल के तौर पर कि वह पत्र लिखते जा रहा है, वह पत्र लिखते जा रहा है। संयुक्त क्रिया का कौन सा रूप है? संज्ञा और क्रिया है कि विशेषण और क्रिया है कि क्रिया और क्रिया है? लिखते जा रहा है कह रहे हैं तो लिखना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है। तो किस रूप में आएगा? क्रिया और क्रिया के रूप में। इसके बाद आता है कृदंत। कृदंत मतलब क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में काल के अनुसार वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। वर्तमान कालिक में हम क्रिया के मूल धातु में ता, ते, ती लगाते हैं और सहायक क्रिया के तौर पर है, हूँ और हो लगाते हैं। तो तुम जाते हो, मैं जाता हूँ, वह जाती है कहते हैं। भूतकालिक क्रिया के तौर पर हम क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया में था, थे, थी। मैं गया था, तुम पढ़े थे, वह लिखा था, वह गई थी। इसी प्रकार भविष्यकालिक क्रिया में हम क्या लगाते हैं? गा, गे और गी। मैं जाऊँगा, तुम जाओगे, वह जाएगी। इस तरह हमारे लिए एग्जाम्पल किए जाते हैं। तो अगर कहते हैं जैसे कि जाता है, पढ़ता है, खाता है कहते हैं, काम करते रहना, खाते नहीं बनता, देखते दौड़ता जाता है, पढ़ता जाता है, ये वर्तमान कालिक हो जाते हैं। उसी प्रकार गया, लिखा गया, पढ़ा गया, खाया गया, कहा गया, सुना गया कहकर भूतकालिक हो जाती है। और उसी प्रकार सुनाता जाएगा, कहता जाएगा, देखा जाएगा अगर कहता है तो भविष्यकालिक क्रिया का संयुक्त क्रिया के तौर पर निर्माण होता है। कभी कभी क्रियार्थक संज्ञा के साथ में क्रिया को जोड़ दी जाती है। अब ध्यान रखिएगा कि क्रियार्थक क्रिया, अब ये क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? तो जब मैंने संज्ञा बताई थी तब मैंने बताया था कभी कभी एक संज्ञा शब्द है जो क्रिया का भी नाम लेने लगती है। ठीक है, तो जब तक कोई क्रिया वाक्य के अंत में है तब तक तो वो क्रिया है, लेकिन क्रिया अगर वाक्य की शुरुआत में आ जाता है तो वह संज्ञा बन जाती है। इसलिए क्रियार्थक संज्ञा यानी कि आया, करता था कहते हैं। ठीक है ना, टहलना, अच्छा होता है कहते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? आया करता था कहता है तो अगर आना क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर आया करता था कह रहे हैं तो भाववाचक के तौर पर प्रयोग हो रहा है। तो कभी कभी कहने दो, सोचना पड़ा, जाना पड़ा, पढ़ना चाहिए, बढ़ना होगा कहता है तो दो क्रियाओं के योग से सहायक क्रिया बन रही होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी क्रिया शब्द का प्रयोग वाक्य में अंत में है तब तक वो क्रिया है, लेकिन वाक्य में अगर क्रिया का शब्द सबसे पहले प्रयोग हो जाता है तो वह क्रिया संज्ञा के रूप में इस्तेमाल होने लगती है। जैसे कि बोलते जा रहा था, लिखा करता था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं टहलना अच्छा होता है। ठीक है, कभी कभी क्रिया विशेषण और क्रिया जैसे कि ध्यान पूर्वक पढ़ना। ठीक है, ध्यान पूर्वक पढ़ना, उसी रूप में यथाशक्ति देना। ठीक है ना, यथा शक्ति देना। तो कहने का मतलब कि कभी कभी मुख्य क्रिया के तौर पर क्रिया विशेषण का शब्द होता है और सहायक क्रिया के तौर पर क्रिया को जोड़ी जाती है। और इस आधार पर हमने क्या देखा कि क्रिया विशेषण आपके संयुक्त क्रिया है कितने प्रकार से होते हो। तो संयुक्त क्रिया का निर्माण करने के लिए हम कितने रूप को देखते हैं कि संज्ञा,
विशेषण, क्रिया, साथ में हम देखते हैं आपके वर्तमान कालिक, भूतकालिक, भविष्यकालिक और देखते हैं आपके क्रिया विशेषण को जो मुख्य क्रिया के तौर पर प्रयोग होती है और सहायक के तौर पर हम क्रिया का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ होती है हमारे लिए आपकी संयुक्त क्रिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ संज्ञा जो के नाम से प्रयोग होने लगती क्रिया, वैसे ही कुछ क्रिया होती है जो अनेकार्थक हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कि जो चीज़ मैं आपको बतला रही हूँ उसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है कि इतने डेप्थ में अब प्रश्न जो है वो पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब तक कोई क्रिया वाक्य के अंत में होती है तब तक वो क्रिया है, लेकिन वही क्रिया का शब्द यदि वाक्य के पहले आ जाता है तो वह क्रिया संज्ञा के रूप में काम आती है। वैसे ही हर कार्य करने वाला कार्य जब अलग अलग अर्थ को बताता है तो उसे अनेकार्थी क्रिया कहते हैं। तो ऐसी सहायक क्रिया कि कुछ ऐसी क्रिया जिसका प्रयोग अनेक अर्थ के लिए प्रयोग होता है, जो हिंदी की खासियत हो जाती है, तो उसे अनेकार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना खाना, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए खाना खाना, तो खाना जो है क्रिया है, खाना जो है क्रिया है, परंतु वाक्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के अर्थ को बताने लगता है। जैसे कि वह रोटी खाता है तो भोजन बता रहा है, वह मार खाता है तो पिटाई को बता रहा है, वह हराम का पैसा खाता है तो रिश्वत को बता रहा है, वह कसम खाता है, इसी प्रकार दूसरों की कमाई खाता है। तो एक ऐसी क्रिया जो वाक्य में अर्थ के अनुसार अलग अलग प्रकार के अर्थ को बताने लगती है, तो ऐसी सहायक क्रियाएं या ऐसी क्रिया जो वाक्य में अलग प्रकार के अर्थ को बताने लगे तो उसे अनेकार्थी क्रिया कही जाती है। ठीक है, इस अनेकार्थी क्रिया के बाद में अगर हम देखते हैं जैसे कि, तो हम कहते हैं लगना, जैसे कि मीठा लगा, ठंडा लगा, उसी प्रकार मन लगा, कामना लगा, चोट लगा। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं मिलना, चेहरा मिलना, कुछ मिलना, पैसा मिलना, रूप मिलना, दूसरी प्रकार दल मिलना, सजा मिलना, ठीक है ना, किसी से मिलना, तो हर वाक्य में अलग अलग अर्थ को बताता है। तो जब हम संयुक्त क्रिया का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने ये बताया कि दो क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया, ज्वाइंट वर्ब या कंबाइंड वर्ब कही जाती है। ऐसी सिचुएशन में पहले प्रयोग होने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया और बाद में प्रयोग होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कही जाती है। कभी कभी वाक्य में एक मुख्य और एक सहायक क्रिया से वाक्य पूरे हो जाते हैं। कभी कभी यह 2 से 3 प्रयोग वाले होते हैं, जैसे बुला रहा है, जा रहा है, खा रहा है, बुला लिया था, जा चुका था कहता है। ऐसे सिचुएशन वाले भी संयुक्त क्रिया देखने को मिलती है। अगली बात कि संयुक्त क्रिया का निर्माण करते समय मुख्य क्रिया के तौर पर कभी हम संज्ञा, कभी विशेषण, कभी हम आपके क्रिया विशेषण, कभी हमारे द्वारा काल के अनुसार उसकी मुख्य क्रिया प्रयोग की जाती है और सहायक क्रिया के तौर पर क्रिया के शब्दों को जोड़ा जाता है। जब सहायक क्रियाओं के अर्थ की बात की जाती है तो यह आरंभ बोधक होती है, जैसे जाने लगा, कहने लगा, पढ़ने लगा। कभी यह समाप्ति, जा चुका, खा चुका, पढ़ चुका, देख लिया, खा डाला। कभी आकस्मिकता, उठ बैठा, दौड़ पड़ा, गिर पड़ा। कभी कभी अवकाश, जाने पाया, कह न पाया। कभी कभी अनुमति, जाने देना, कहने देना, खाने देना। नित्यता बोधक, जा रहा है, खा रहा है। कभी आवश्यकता, पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, कहना चाहिए। इसी प्रकार निश्चय बोधक है ना, खा डाला, जा चुका, पढ़ लिया, देख लिया। इसी प्रकार इच्छा, जाना चाहता है, खाना चाहता है, जाना चाहा, खाना चाहा। इसी प्रकार आपके शक्यता, जा न सका, कह न सका, जा न पाया। इसी प्रकार अभ्यास, जाते आया कीजिए अगर कहता है ना, पढ़ा करो कहता है, लिखा करो कहता, अभ्यास बोधक। अतिशयता, पढ़ते पढ़ते सो गया, खाते खाते नींद आ गई। उसी प्रकार आपकी अनिश्चितता, कुत्ते ने काट खाया, उसने उस पर किताब दे मारी। इसी प्रकार आपके पुण्य रुक्ति बोधक, पढ़ा लिखा करता था, आया जाया करता था, असंदेह, न जा सका, न पा सका, न कह सका। मतलब कि लिया, दिया, गया, चुका, कीजिए, सका, पाया, चाहिए, है ना। ये सब हैं जो सहायक क्रिया के तौर पर जुड़ती हैं। कभी ये आरंभ बताती हैं, कभी पूर्णता, कभी निरंतरता, कभी शक्यता, कभी संभावना, हर प्रकार के अर्थ को बताती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में पूर्णता, अपूर्णता, शक्यता, निरंतरता, अवदेशता, हर प्रकार के अर्थ को बताने के लिए सहायक के तौर पर जुड़ती है। तो एक मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कही जाती है।
ठीक है। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब, जिसे कही जाती है नाम धातु क्रिया। अब ये नाम धातु क्रिया क्या होती है, इसे हम व्युत्पन्न धातु भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न धातु भी कही जाती है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के रूप से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कही जाती है। ठीक है। राधे श्याम ने रामकृष्ण के पुश्तैनी जमीन हथिया ली, राधा मुझसे बतियाने लगी। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के मूल धातु शब्द में जुड़कर अगर वह एक क्रिया का रूप लेती है तो उसे नाम धातु क्रिया कही जाती है। इस नाम धातु क्रिया को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। जब हम संज्ञा के शब्द को लेते हैं, किसको लेते हैं, संज्ञा के शब्द को। अब अगर हम कहते हैं हाथ, और हाथ से बना हमारे लिए हथियाना। ठीक है। अब हम कहते हैं बात, तो बात से बना हमारे लिए बतियाना। इसी प्रकार अगर वो लात कहता है तो लात से बन जाता है लतियाना। ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, सर्वनाम का शब्द लेते हैं। ठीक है ना। सर्वनाम का शब्द है जैसे कि अपना। ठीक है ना। तो अपना से क्या बन जाता है, अपनाना। ठीक है ना। अपना से बन जाता है अपनाना। अब अगर वो विशेषण का शब्द है, जैसे कि वो विशेषण का शब्द है जैसे कि 60, तो हम क्या कहते हैं, सठियाना। ठीक है ना। अगर हम कहते हैं हकला, है ना, तो हम क्या कहने लगते हैं, जैसे हम कहने लगते हैं हकलाना। ठीक है। अगर हम कहते हैं जैसे कि लंगड़ा कहते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है, लंगड़ाना। तोतला है तो क्या बन जाता है, तुतलाना। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जब हमारे लिए, ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द को अगर हम लेकर उसे क्रिया का रूप देते हैं तो हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब कहते हैं, या हम उसे नॉमिनेटिव वर्ब कहते हैं। इसे व्युत्पन्न धातु भी कही जाती है, जैसे कि दादी अब सठियाने लगी है ना। इसी प्रकार मोहन ने अपनी सौतेली बहन को अपनाया कहते हैं, राधा ने कुत्ते को लतियाया कहते हैं, तो बच्चा हकलाता है। इसी प्रकार लंगड़ा लंगड़ाता है। ठीक है। तो सब हमारे लिए नाम धातु क्रिया बनाती हैं। तो संयुक्त क्रिया और नाम धातु में अंतर क्या है, तो ध्यान से समझिएगा कि संयुक्त क्रियाओं में दो क्रिया को जोड़ा जाता है। जैसे कि उठ बैठा कह रहा है तो दो क्रिया को जोड़ा। इसी प्रकार संज्ञा और क्रिया, जैसे कि ध्यान लगाना कह रहा है। ठीक है। इसी प्रकार विशेषण और क्रिया, जैसे कि मीठा लगना कह रहा है तो विशेषण और क्रिया से बना। इसी प्रकार ध्यान पूर्वक पढ़ना कहता है, ध्यान पूर्वक पढ़ना कहता है। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया के तौर पर हम एक क्रिया विशेषण को, क्रिया को, संज्ञा को और विशेषण के शब्द को लेते हैं, और सहायक क्रिया के तौर पर हम क्रिया को लगाते हैं। लेकिन नाम धातु क्रिया में क्या होता है, संज्ञा शब्द से हम उसे क्रिया का रूप देते हैं। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। इसी प्रकार चिकना से चिकनाना, गुस्सा से गुस्साना, लंगड़ा से लंगड़ाना, आपके सूखा से सुखाना, फल से फलना, माटी से मटियाना, स्वीकार से स्वीकारना जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है। कभी कभी हम यहाँ एक अव्यय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भीतर कहता है। ठीक है ना। तो हमारे भीतर से क्या बन जाता है, भीतराना। भीतर से बन जाता है भीतराना, ऊपर से बन जाता है ऊपराना। तो यहाँ पर हमारे लिए संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया में अंतर है कि नाम धातु क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के शब्द को क्रिया रूप देने से बनता है, जबकि संयुक्त क्रिया में हम जो है अलग प्रकार का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है। अब ये हमारी हो गई हमारे लिए नाम धातु क्रिया। अब आते हैं अगला जो है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव वर्ब के नाम से पुकारते हैं। वर्ब की जो पूर्व आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है वो क्या है, जिस क्रिया में इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य को नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे को कार्य के हेतु प्रेरित कर रहा है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जहाँ कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य हेतु प्रेरित करता है तो वहाँ पर हमारे लिए प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इस प्रेरणार्थक क्रिया में हम देखते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया की खासियत क्या होती है कि गोविंद ने
राम को जगाया। अब जागना क्रिया है, कौन जाग रहा है? राम। कौन जगा रहा है? गोविंद। इसी प्रकार मैंने आलोक के द्वारा राकेश को कार चलाना सिखाया। कार चलाना सीखा किसने? राकेश ने। किसने कहा? आलोक ने सिखाया। किसने कहा? मैंने। तो कहने का मतलब कि जहां पर किसी वाक्य में कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता है बल्कि दूसरे को कार्य हेतु प्रेरित करता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यह प्रेरणार्थक क्रिया में जो प्रेरणा देने वाला कर्ता होता है, जो प्रेरणा देने वाला कर्ता होता है, तो प्रेरणा देने वाले कर्ता को हम क्या कहते हैं? प्रेरक कर्ता कहते हैं। प्रेरणा देने वाले कर्ता को हम प्रेरक कर्ता कहते हैं। जो प्रेरित हो जाता है, जो प्रेरित हो जाता है यानी कि जो कार्य को संपादित करेगा उसे हम प्रेरित कर्ता कहते हैं। ठीक है ना? प्रेरणा देने वाले को प्रेरक कर्ता और जो प्रेरित हो जाता है उसे प्रेरित कर्ता के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है? तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर प्रेरक कर्ता कौन है? अब देखिए, गोविंद है जो हमारे लिए प्रेरक कर्ता है। क्या कर रहा है? प्रेरणा देने का काम कर रहा है। कौन प्रेरित हो रहा है? राम प्रेरित हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी होता है कि वाक्य में कर्ता जो है वह स्वयं कार्य नहीं करता, किसी दूसरे को करवाता है। कभी वह प्रत्यक्ष तौर पर दूसरे को कार्य करवा रहा होता है, कभी अप्रत्यक्ष तौर पर किसी अन्य के माध्यम से कार्य करवाता है। यहाँ मैंने आलोक को कहा कि राकेश को कार सिखाए, तो मैंने किसको प्रेरित किया? आलोक को, कि आलोक को क्या करे? राकेश को कार चलाना सिखाए। तो कार चलाना सीखा कौन? राकेश सीखा, लेकिन मैंने प्रेरणा दी थी आलोक को और आलोक ने प्रेरणा दी किसको? राकेश को। और इस तरह देखा जाए तो हमारे पास दो प्रकार की प्रेरक आपकी क्रिया जो है वो हो जाती है। तो प्रेरणा देने वाले कर्ता को प्रेरक कर्ता और जो प्रेरित हो जाता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ दो प्रकार के कर्ता होते हैं। इस कर्ता के आपके प्रेरणार्थक के दो भेद हो जाते हैं। प्रेरणार्थक के दो भेद हो जाते हैं। तो प्रेरणार्थक के दो भेद अगर हम कहते हैं, ठीक है, प्रेरणार्थक के भेद कहते हैं, तो एक है हमारे लिए प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है ना, और एक होता है हमारे लिए आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, एक है प्रथम प्रेरणार्थक और एक है हमारे द्वितीय प्रेरणार्थक। अब आप कहेंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है? जिसमें कर्ता स्वयं सम्मिलित होकर प्रेरणा दे रहा होता है, स्वयं क्रिया भी करने के लिए कर्ता जो है वो प्रेरित करता है, तो वहां पर हमारे लिए प्रथम प्रेरणार्थक होती है। यानी कि जब कर्ता स्वयं उसमें इन्वॉल्व हो जाता है प्रेरणा देने के लिए और स्वयं कभी कभी क्रिया को भी करता है ताकि वह वाक्य कार्य को कर ले। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने बताया कि राम ने गोविंद को जगाया। अब गोविंद ने राम को जगाया, तो यहाँ पर गोविंद करता है, ठीक है, जिसने प्रेरणा दी किसको? राम को जागने के लिए, तो इसने इसको जगाया, तो जागा कौन हमारे लिए? आपका राम जागा। तो ये हमारे लिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक जिसमें कर्ता स्वयं सम्मिलित नहीं होता बल्कि किसी अन्य को, उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरणा देने हेतु कहता है। तो इसमें दो कर्म वाली होती है। जैसे एग्जाम्पल, तूने राधा को लोगों से बातें सुनवाई, तूने राधा को लोगों से बातें सुनवाई, तो तूने किसको कहा? लोगों को क्या करो? राधा को बातें सुनाओ। तो बात किसने सुनी? राधा ने सुनी। और इस तरह जहाँ पर हमारे लिए आपकी यहाँ पर होती है हमारे लिए आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, ये वाला उदाहरण हमारे लिए बन गया प्रथम प्रेरणार्थक और ये बन गया हमारे लिए आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? जहाँ कर्ता इन्वॉल्व होकर करने के लिए उसको किसी को से आपका जो प्रेरणा करता है वह प्रथम प्रेरणार्थक, और जहाँ पर वह कर्ता किसी अन्य के माध्यम से करवाता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। और इस आधार पर देखा जाए तो प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक को प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? आना, वाना, आ, वा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये प्रत्यय जो है हमारे द्वारा क्या जोड़े जाते हैं? जोड़ जाते हैं। अब कहता है जैसे कि लिखना, लिखना मुख्य क्रिया है। अब अगर हम लिखना मुख्य क्रिया है, अगर हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर धातु शब्द,
ठीक है ना, प्रथम प्रेरणार्थक और हमारे लिए आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। ऐसे सिचुएशन में अगर कहता है क्रिया लिखना, लिखना क्रिया है तो प्रथम प्रेरणार्थक में हो जाता है लिखाना, ठीक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में बन जाता है लिखवाना, ठीक है ना। अगर क्रिया कहती है चढ़ना, ठीक है, तो हमारे लिए प्रथम प्रेरणार्थक में बन जाती है चढ़ाना और बन जाती है हमारे लिए चढ़वाना। तो दौड़ना से दौड़ाना और दौड़वाना, खाना से खिलाना और खिलवाना, देना से दिलाना और दिलवाना, भूलना से भुलाना और भूलवाना। कभी कभी हम आ का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर कहता है आ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, आ का प्रयोग करते हैं। अगर वो कर कहता है तो हम क्या कहते हैं करा, है ना, या हम कहते हैं करवा, ठीक है। इसी प्रकार लिख है तो हम क्या कहते हैं लिखा और क्या कहते हैं लिखवा, ठीक है। तो देख है तो देखा और देखवा, ठीक है। इसी प्रकार खा से खिला और खिलवा, कह से कहा और कहलवा, इस तरह का इस्तेमाल जोड़ा जाता है। तो हम जैसे कहते कि आ, तो लड़ा से हमारे लिए लड़ना से लड़ाना या लड़वाना बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम आना और वाना कहते तो लड़ना से लड़ाना या लड़वाना बन जाता है। और इस तरह प्रत्यय जोड़कर हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक का इस्तेमाल जो है वो देखते हैं, ठीक है ना। प्रथम प्रेरणार्थक और आपका द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। ये प्रयोग हमारे द्वारा क्या किया जाता है, देखा जाता है। और इस तरह देखा जाए तो मूल क्रिया धातु में हम एक मात्रात्मक प्रयोग करते हैं। तो खेलना से खिलाना खिलवाना, मूल क्रिया में भागना से भगाना भगवाना, कभी कभी सोना से सुलाना और सुलवाना जैसे शब्द का निर्माण होता है। तो सकर्मक क्रिया से भी बन जाती है, जैसे जीतना से जिताना या जितवाना, लिखना से लिखाना और लिखवाना, पीना से पिलाना और पिलवाना, देना से दिलाना और दिलवाना। कभी कभी प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते, जैसे कि रहना, लजाना, होना, चाहना, ये आपकी, ठीक है। तो ये होती है हमारे लिए आपकी पूर्वकालिक आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। अब आता है पूर्वकालिक क्रिया, जिसे हम एब्सोल्यूट वर्ब कहते हैं। और ये क्या होते हैं एब्सोल्यूट वर्ब, यानी कि वर्ब्स ऑलरेडी डन, कि जब कर्ता किसी एक कार्य को कर लेने के बाद, यह भी सीजीपीएससी मेंस में पूछा गया है, ठीक है। सीजीपीएससी मेंस में पूछा गया है कि पूर्वकालिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 में ये पूछा गया है। तो ये क्या होती है, जब कर्ता किसी एक कार्य को पूरा कर लेने के बाद उसी क्षण दूसरी क्रिया को करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, तो उस कर्ता के द्वारा जो कार्य पहले पूरा कर लिया गया है वही उस कर्ता की पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो जब कर्ता किसी एक कार्य को पूरा कर लेने के बाद उसी समय दूसरे कार्य को करने में कार्यरत हो जाती है, तो उस कर्ता के द्वारा जो कार्य पहले पूरा कर लिया गया है वह उस कर्ता की पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है, किसी भी क्रिया के मूल धातु शब्द में यदि हमारे द्वारा कर या करके जोड़ा जाता है ना, जैसे कि नहाकर, उठकर, बैठकर, देखकर, सोचकर, चखकर, वह खाकर आराम करने लगा। तो पहले उसने क्या किया, खाया, देन आफ्टर वो क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। उसने नहाकर पूजन किया। अब वाक्य में प्रश्न पूछता है कि उसने नहाकर पूजन किया। वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया की पहचान कीजिए, नहाना, पूजा करना, नहाकर। तो किसी भी क्रिया के मूल धातु में यदि कर जुड़ा है वही उस कर्ता की पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। चखकर बताओ सब्जी कैसी बनी है, मैं सोचकर बताऊंगी, ठीक है ना। खा कर देखो अच्छा लगेगा अगर कहता है ना। जाकर देखो कमरे की क्या हालत बनाई है कहता है। सबके एग्जाम्पल के तौर पर भी बच्चा रो कर सो गया कहता है, तो वहाँ पर हमारे लिए कर और करके जुड़ा है, तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया का एक भेद होता है जिसे हम कहते हैं तात्कालिक क्रिया, ठीक है ना। पूर्वकालिक क्रिया का एक भेद होता है जिसे तात्कालिक क्रिया कही जाती है। इसमें क्या होता है कि मूल क्रिया का जो धातु शब्द है उसमें हमारे लिए ते लगा रहता है। उठते ही अगर हम कहते हैं तो क्रिया के मूल धातु में हम क्या कहते हैं, ते लगाते हैं। तो एक क्रिया की समाप्ति के बाद तुरंत अगर दूसरी क्रिया करने लग जाता है तो उसे हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं। मेरे पहुंचते ही गाड़ी छूट गई, मेरे जाते ही बच्चा चुप हो गया कहता है, तो मूल धातु शब्द में हम ते लगाते हैं। इसके बाद आता है आज्ञार्थक,
ठीक है ना। एक आता है हमारे लिए आपका आज्ञार्थक, ठीक है। आज्ञार्थक क्या होते हैं? आज्ञार्थक या विधि क्रिया, थिंक बेटा, आज्ञार्थक और विधि क्रिया कहते हैं तो जिस क्रिया का प्रयोग हम अनुमति, आज्ञा और प्रार्थना के लिए करते हैं, ठीक है ना। अगर हम आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना के लिए करते हैं तो उसे हम आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कहता है यहाँ आओ, ठीक है ना, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार कहते हैं चले जाइए कहते हैं, तो हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है? एक विशेष प्रयोग किया जा रहा है। आज्ञा, इच्छा, आपके आदेश, प्रार्थना का बोध होता है। कृपया मेरा पत्र लिख दीजिए कहता है तो आज्ञार्थक हो जाती है, ठीक है। लास्ट आता है हमारे लिए आपके अनुकरणात्मक क्रिया। किसी भी आवाज या ध्वनि की नकल पर बनने वाली क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कही जाती है। यह भी कुछ परीक्षाओं में डेफिनेशन वाइज पूछा जा चुका है। तो किसी भी साउंडिंग इफेक्ट पर अगर कोई क्रिया बनती है, किसी भी आवाज या ध्वनि की नकल पर बनने वाली क्रिया को हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। आसमान में बादल गड़गड़ा रहे हैं, घोड़ा अस्तबल में हिनहिना रहा है, तो किसी साउंडिंग इफेक्ट पर बनने वाली क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कही जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार कह सकते हैं मंत्री जी ने मेरी पीठ थपथपाई, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, बंदर दांत किटकिटा रहा है, तो गड़गड़ाना, खिटखिटाना, भड़भड़ाना, धक धक, भटभट, चिड़चिड़, कुड़कुड़, ये सब साउंड इफेक्ट पर बनते हैं तो उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। इसी तरह कुछ बोलियों में पशु पक्षी की आवाज और प्राणियों की आवाज भी आती है। जैसे कि घोड़ा लगातार हिन हिन कहते हैं तो हिनहिनाना कहते हैं, कुत्ता भौं भौं करते तो भौंकना कहते हैं, चिड़िया अगर चहचहाती कहते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं कहते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम देखें तो गुनगुना रहे हैं भौरे, खिल रही है कली कली, अगर कहता है ना, तो ये हमारे लिए अनुकरणात्मक क्रिया बन जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी वाक्य में किसी आवाज या ध्वनि की नकल पर कोई क्रिया बनती है तब उस क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कही जाती है, ठीक है। ठीक, अब इसी तरह देखा जाए तो कुछ प्रयोग हो, जैसे मैंने पहले ही बताया बेटा कि क्रियार्थक संज्ञा है ना, मैं पहले बता चुकी हूँ, क्रियार्थक संज्ञा बता चुकी हूँ, अनेकार्थी क्रिया बता चुकी हूँ, अभी आज्ञार्थक भी बताया। तो जितनी भी बारीक से बारीक चीजें हैं मैं आपको समझाने लगी हूँ, ठीक है। तो जब किसी क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में प्रयोग होती है तो क्रियार्थक संज्ञा कहती है। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अगर कहते मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, तब यह हमारे लिए क्या बन जाती है? साधारण से सामान्य क्रिया बन जाती है। अब यही टहलना शब्द जो क्रिया का है वाक्य में पहले आ गया और यह किसका काम करने लगी? संज्ञा का काम करने लगी। तो देश के लिए मरना कहीं अच्छा है ना। तो जहां पर आपकी क्रिया संज्ञा के तौर पर प्रयोग होने लगती है तब उसे कही जाती है हमारे लिए कौन सी क्रिया? उसे कही जाती है हमारी ऐसी क्रिया जो आपकी क्रियार्थक संज्ञा कहलाने लगती है। अब आती है हमारे लिए सजातीय क्रिया, जिस क्रिया के साथ उसके बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म के रूप में प्रयोग होने लगती है तो सजातीय क्रिया होती है। एक ही क्रिया में एक तो है वो कर्ता क्रिया आपके क्रिया के अनुसार प्रयोग होती है और वही एक है जो कर्म के अनुसार प्रयोग होती है, ठीक है। तो जिस क्रिया के साथ उसकी बनी हुई भाववाचक संज्ञा के तौर पर कर्म के रूप में प्रयोग होने लगती है तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे कि गीत गाना है ना, तो कृष्णा मधुर गीत गाता है, तो गीत गाना, अब गीत जो है कर्म है और गाता है उसकी सजाती क्रिया हो गई। हंस अच्छी चाल चलता है, ठीक है ना, तो चाल है जो कर्म के अनुसार प्रयोग हो रहा है, चलना जो है वो क्रिया। तो गीत गाना, ठीक है ना, कहानी कहना, इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे लिए कहानी कहना, गीत गाना, उसी प्रकार आपके खेल खेलना, बोली बोलना, ये सब सजातीय क्रिया की श्रेणी में आती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर हमारे द्वारा जितने भी प्रयोग किए गए हैं तो कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक और अकर्मक, एक कर्मक सकर्मक और द्विकर्मक सकर्मक, इसी प्रकार आपके स्थित्यर्थ या आपके अवस्था बोधक अकर्मक और एक होता है हमारे लिए गत्यार्थक अकर्मक। और इसी तरह अर्थ के आधार पर हमारे लिए सामान्य क्रिया, यौगिक या संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और अनुकरणात्मक कह के 6 प्रकार की क्रिया रचना या प्रयोग के आधार पर पाई जाती है, ठीक है। तो किसी भी कार्य की विधि में संपन्न होने वाले आरंभ से लेकर अंत तक की अवधि में होने वाले कार्य व्यापार को क्रिया का पक्ष कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे कि क्रिया का पक्ष क्या होता है,
ठीक है ना। तो क्रिया का पक्ष क्या होता है कि किसी भी कार्य की विधि में संपन्न होने वाली प्रारंभ से लेकर अंत तक की अवधि में होने वाले कार्य व्यापार को उसका पक्ष कहा जाता है। इस पक्ष के आधार पर देखा जाए तो वह आरंभ बोधक भी होता है कि वह स्कूल के लिए निकल चुका है, वह चित्र बनाने लगा, मतलब कि इसकी आरंभ बोधक है, शुरुआत है। कभी कभी होता है प्रगति बोधक, मतलब कि कंटिन्यूशन होता है कि निरंतर वृद्धि देख, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, वातावरण शुष्क हो रहा है। इसी प्रकार पूर्णता की स्थिति होती है कि उसने आम खाया है, मैंने पत्र लिखा था। कभी कभी अपूर्णता है कि श्याम आदमी है, रोहन छात्र है, मतलब कि वाक्य पूरा नजर नहीं आ रहा। इसी प्रकार आवृत्ति मूलक को हम नित्यता बोधक की आसमान में तारे निकलते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, तो ये नित्यता बोधक है। यह हमारे लिए आवृत्ति मतलब कि आपकी कम ज्यादा वाली सिचुएशन होती है कि नित्य भाव का बोधक है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम में डूबता है, तो कंटिन्यूशन है, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो निरंतरता की गीता लिख रही है, इसमें सातत्य बोधक का भी नाम आता है कि मोहन पढ़ रहा है, वर्षा हो रही है। संदेह सूचक यानी कि शायद तुम्हारा कहना सत्य है कहता है, वह घर आया हो कहता है, निश्चय आज मुझे दिल्ली जाना है, आज मैं पकोड़े खाऊंगा। इसी प्रकार अभ्यास बोधक, मोहन गीत सुनाती है, मैं पूजा करती हूँ, मतलब कि अभ्यास, मतलब कि मैंने क्या बताया, किसी भी कार्य के आरंभ से लेकर अंत तक होने वाले कार्य व्यापार का अलग अलग प्रकार के जो प्रभाव होते हैं उसे पक्ष कहा जाता है। तो कार्य विधि में संपन्न होने वाली आरंभ से अंत तक की अवधि में होने वाले कार्य व्यापार को उस क्रिया का पक्ष कहते हैं। इस क्रिया के पक्ष में हमारे लिए जो काल होता है वह सिचुएशन इसमें आती है, और इस तरह वर्तमानकालिक, भूतकालिक, भविष्यकालिक क्रिया बनती है। और वर्तमान काल के अंतर्गत पूर्णता, अपूर्णता, शक्यता, इसी प्रकार आपकी निरंतरता, सातत्य बोधक, हर प्रकार के प्रभाव बनते थे। जितने भी एग्जाम्पल हैं, हर एक पक्ष में क्रिया किस रूप में प्रयोग हो रहा है वह क्रिया का पक्ष बनाता है। इसी तरह क्रिया की मनःवृत्ति होती है, क्रिया की मनःवृत्ति होती है, मन स्थिति होती है। तो क्रिया की वृत्ति के तात्पर्य होते हैं कि क्रिया में लिखने वाले या कहने वाले आवश्यकता के अनुसार उसकी मन स्थिति को संकेत करता। भीतर आ जाओ मतलब हम उसे आज्ञा दे रहे हैं या उसे अनुमति देकर बुला रहे हैं। इसी प्रकार ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे कहता है तो हम उसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस तरह उसके कथन से उसकी वृष्टि देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब कि क्रियार्थक वृद्धि में आज्ञा है, इच्छा है और संकेत है। इसी आज्ञा से आज्ञार्थक वाक्य, इच्छा से इच्छार्थक वाक्य और संकेत से संकेतार्थक वाक्य का निर्माण होता है, क्योंकि बगैर क्रिया के कोई भी व्यक्ति के द्वारा वाक्य में पूर्णता देखने को नहीं मिलती है। कभी संभावना या संदेह होता है, कभी निश्चय होता है, कभी प्रश्न होता है। मतलब कि उसकी मन स्थिति, वक्ता और लेखक की मन स्थिति के आधार पर भी क्रिया में प्रयोग वाक्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। और यह क्रिया एक विकारी शब्द है, क्योंकि यह वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, लिंग के अनुसार, काल के अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए इसे एक विकारी शब्द कहा जाता है। इसके विषय पर अगर आधारित होते हैं तो इससे ही एक और पक्ष का जन्म होता है, जिसे हम वॉइस ट्रांसलेशन या हम उसे वाच्य परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यह वाच्य परिवर्तन एक अलग पक्ष होता है। जैसे मैंने टेंस को छोड़ा है अभी, वैसे ही वॉइस को छोड़ेंगे। लेकिन वॉइस में हम देखा जाए तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य इसके अंतर्गत जो है वो पढ़े जाते हैं। भाव के अर्थ को बताता है और काल के आधार पर यह क्रिया अब हमारी यहाँ पर पूरी होती है। इससे रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम MCQ की बात करते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर आपके प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्रिया से संबंधित हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखने वाली बात है कि क्रिया से संबंधित प्रश्न आपको कैसे पूछे जाते हैं। अब कहता है कि कर्म के आधार पर क्रिया भेद निम्न में से नहीं है, सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक और यौगिक क्रिया। प्रश्न ने क्या पूछा है तो मुझे फटाफट आप अपने दिमाग में लगाइए जोर कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद निम्न में से नहीं है। तो कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक तो होती ही है, और सकर्मक क्रिया का है एक पक्ष है जिसे द्विकर्मक कहते हैं, पर यौगिक क्रिया
क्रिया है जो कर्म के आधार पर नहीं बल्कि रचना और प्रयोग के आधार पर होती है। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया का भेद है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया या सभी। तो सभी हमारे लिए प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया है। ठीक है। खट्टा लगना इस क्रिया का भेद है। जब मैंने यौगिक क्रिया बताई थी तभी आपको बताया था कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के तौर पर कभी कभी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ कहा है कि खट्टा लगना इस क्रिया का भेद है। क्या यह संज्ञा और क्रिया से बनी हुई यौगिक क्रिया है? क्या यह क्रिया और क्रिया से बनी हुई यौगिक क्रिया है? क्या यह विशेषण और क्रिया से बनी हुई क्रिया है? क्या यह क्रिया विशेषण और क्रिया से बनी है? तो खट्टा कह रहा है तो विशेषण का शब्द है और लगना कह रहा है तो क्रिया है। ठीक है। अगली बात, विशेष अर्थ प्रदान करने वाली सहायक क्रिया क्या कहलाती है? क्या वो मूल क्रिया है? क्या आपकी अकर्मक क्रिया है या रंजक क्रिया है या कोई नहीं? स्पेशल इफेक्ट देने वाली क्रियाओं को जो वाक्य को रंजित कर देती है ऐसी क्रिया को रंजक क्रिया कही जाती है। ठीक है। अच्छा, संयुक्त क्रिया में पहले प्रयोग होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? क्या मुख्य क्रिया कहलाती है? क्या सहायक क्रिया कहलाती है? क्या प्रधान क्रिया कहलाती है? कि ए और सी दोनों? तो ध्यान रखेंगे कि संयुक्त क्रिया का निर्माण करते समय पहले प्रयोग करने वाली क्रिया को हम प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, क्रिया विशेषण और क्रिया से निर्मित यौगिक क्रिया वाला शब्द कौन सा है? ध्यानपूर्वक पढ़ना, बुद्धिमान होना, ध्यान करना या कहा गया। अब हम इसको सोचने की कोशिश करते हैं कि ध्यान जो है भाववाचक संज्ञा है और करना क्रिया है, तो ये संज्ञा और क्रिया से बना। कहा क्रिया है, गया भी क्रिया है, तो दो क्रिया से बना। बुद्धिमान विशेषण का शब्द है, होना कह रहा है तो क्रिया है, तो विशेषण और क्रिया से बना। तो बचा क्या हमारे लिए? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और इस तरह देखा जाए तो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि जिन क्रियाओं का प्रयोग अनेक अर्थ के लिए होता है अनेकार्थी क्रिया कहलाती है। निम्न में से अनेकार्थक क्रिया का शब्द कौन सा नहीं है? लगना, होना, मिलना या जाना। ठीक है ना। तो हम कहते हैं ना लगना है ना, आपकी होना, मिलना और जाना, तो इनमें से कौन सी है जो अनेकार्थी में प्रयोग नहीं होती? तो जाना का प्रयोग हम अनेकार्थी के तौर पर प्रयोग होते हैं। जो होना होगा बोलते हैं, होना होगा है ना, उसी प्रकार अगर देखते तो मिलना होगा कहते हैं ये। ठीक है। अगला देखिए कि राधा मुझसे बतियाने लगी वाक्य में क्रिया है। क्या पूर्वकालिक, सामान्य, संयुक्त या नाम धातु? तो ये हमारे लिए नाम धातु क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रयोग होने वाली क्रिया क्या बनाती है? क्या प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक, नाम धातु या पूर्वकालिक? तो ये हमारे लिए नाम धातु क्रिया बनाती है। ठीक है। तो इस तरह हमारे लिए आपके क्रिया का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक। अब आते हैं हमारे लिए आपका विशेषण। ठीक। इस विशेषण से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। और आपके विशेषण बचा, ठीक है, साथ ही बचा आपका लिंग, उसके बाद में बचा काल, उसके बाद में बचा अविकारी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति और समास। ठीक है। इतने टॉपिक आपके बचते हैं। अगर थोड़ा सा समय लिया जाए तो क्यों ना हम थोड़ा सा विशेषण को जो है वो शुरू कर लेते हैं। ठीक है। तो आखिर ये हमारे लिए विशेषण क्या है? तो जब तक हमने चीज़ों को पढ़ा तो हमने जाना कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की बात करते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम और हमारे लिए आपकी क्रिया, इसमें एक पक्ष है विशेषण। ठीक। तो जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब आता है हमारे लिए विशेषण। ठीक है। तो शब्द का वह रूप जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करा रहा है उसे कही जाती है संज्ञा। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को कहा जाता है सर्वनाम और उनके द्वारा की जाती है हमारे लिए क्रिया। और किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे कही जाती है क्रिया। और वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता, तो उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। ठीक है। तो किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण। अगर हम कहते हैं जैसे कि काला घोड़ा कहते हैं,
ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि यह हमारे लिए घोड़ा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, जिसकी विशेषता बता रहा है कि वह काला है। इसी प्रकार अगर कहता है बच्चा, जो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर वो कहता है मोटा बच्चा, तो विशेषण का शब्द है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विशेषण शब्द का प्रयोग करने से संज्ञा शब्द की जो व्याप्ति थी वह किस में बदल जाती है, मर्यादा में। तो हमारे लिए ये क्या हो जाता है, मर्यादित हो जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विशेषण शब्द है जो संज्ञा की जो व्याप्ति होती है उसको मर्यादा में बांध देता है। तो श्वेता के पास 4 हिंदी की किताब है, मेरे पास 15 पीली साड़ियाँ हैं। इसी प्रकार कह सकता है मोहन बुद्धिमान बालक है। तो मोहन की विशेषता है कि बुद्धिमान है, मेरे पास साड़ी की विशेषता है कि 15 पीली साड़ियाँ हैं। उसी प्रकार श्वेता की विशेषता है कि उसके पास 4 प्रकार की हिंदी की किताब हैं। तो कहने का मतलब कि शब्द का वह रूप जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। यह भी एक विकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि अगर पुल्लिंग है तो यह किसके अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार बदल जाता है कि लड़का है तो मोटा बच्चा, और अगर स्त्रीलिंग है तो हम क्या कहते हैं, मोटी बच्ची। अब अगर यही बहुवचन में है तो हम क्या कहते हैं, मोटे बच्चे कहते हैं। ठीक है। तो लिंग और वचन के अनुसार क्या हो जाता है, ये बदल जाता है। दूसरी बात, जो संज्ञा की व्याप्ति थी, संज्ञा की जो व्याप्ति थी उसे किसके कर देता है, मर्यादित कर देता है। तो विशेषण शब्द संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, यानी कि मर्यादा में बांधता है। अब घोड़ा कह रहे हैं तो कोई भी घोड़ा हो सकता है ना, कोई भी घोड़ा हो सकता है, लेकिन काला घोड़ा कह रहे तो स्पेसिफिक कर रहा है। तो कहने का मतलब कि संज्ञा शब्द की व्याप्ति को क्या कर देता है, यह इसमें बांध देता है। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, उसके गुण दोष का बोध होता है, उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से उसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहा जाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक है। राधा खूबसूरत है, रमेश बुद्धिमान बालक है कहते हैं, तो यह भी एक विशेषण, भी एक विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में देकर इसको मैं छोड़ूंगी, क्योंकि अब हमने जो क्रिया पढ़ी है उसमें ध्यान से समझेंगे कि मैंने क्या बताया था। ठीक है। किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे कही जाती है क्रिया। कार्य को करने वाले को हम कहते हैं कर्ता, और उसके द्वारा किया जा रहा है वो है उसकी क्रिया, और कौन सा कार्य कर रहा है वह उसका कर्म कहलाता है। दूसरी बात कि कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक, और रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया हमारे पास अलग अलग प्रकार की होती है। तो कहने का मतलब है कि जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं तो सामान्य तौर पर क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों वाली होती है। संयुक्त क्रिया में हम आपकी क्रिया जो है वो पहले अलग प्रकार की मुख्य और सहायक क्रिया के तौर पर उसको संयुक्त किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात कि संयुक्त क्रिया को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रविधियां वहां पर निभाई जाती हैं। ठीक है। जहां एक ही क्रिया अलग अलग प्रकार के अर्थ को बताए तो वहां पर हमारे लिए अनेकार्थक क्रिया होती है। अगर दिखा जाए तो अगर हम कहते हैं, जहां पर आपके एग्जाम्पल के तौर पर प्रयोग हो जाए तो संयुक्त क्रिया में, तो संयुक्त क्रिया में अगर कहता है एग्जाम्पल कि चला गया, दे दिया, जा चुका, खा चुका कहता है तो मुख्य और सहायक क्रिया होती है। लेकिन अनेकार्थी क्रिया क्या होती है, जब एक ही क्रिया अलग अलग अर्थ को बताने लगती है तो अनेकार्थी क्रिया हो जाती है। एक ही क्रिया जब कर्म और कर्ता के क्रिया के रूप में प्रयोग होती है तो सजातीय क्रिया बन जाती है। और इसी तरह आपके नाम धातु, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक सभी क्रियाओं के साथ में बहुत डिटेल में मैंने चीज़ों को बताया है। विशेषण का केवल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, और आपके बाद में आने वाली क्लास में हम विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि इसी से हमारा एक समास का निर्माण होता है बेटा, जिसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है ना। तो कर्मधारय समास का निर्माण हमारे लिए गुणवाचक विशेषण से होता है। ठीक है ना। तो गुणवाचक विशेषण से हमारे लिए कर्मधारय समास का निर्माण होता है।
ठीक है। दूसरा एक होता है न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव, जिसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इससे हमारा द्विगु समास का निर्माण होता है, ठीक है। तो विशेषण एक बहुत जरूरी पक्ष है जिससे आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और हर एक प्रकार से आपको कर्मधारय समास में और द्विगु समास में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए आपको विशेषण को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अभी आपके सिलेबस में बोलते हैं ना कि अभी तो आगाज किया है, अंजाम अभी बाकी है ना। तो अभी तो शुरुआत हुई है विकारी शब्दों की, तो कल अंतिम विकारी शब्द को पढ़ा जाएगा जो होगी हमारे लिए आपकी विशेषण के शब्द। इसके बाद बचता है हमारा जेंडर, इसके बाद बचता है टेंस, उसके बाद में सफिक्स प्रीफिक्स, इडियम प्रोवर्ब्स एंड आपका कंपाउंड यानी कि समास। इतनी सारी चीज़ें आपके टॉपिक में बचती है, ठीक है। तो आने वाली क्लास में विशेषण के साथ आने वाले टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे साथ अब तक बने हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।